बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं फराह और मैं हमजा। आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। सुबह सवेरे आई होप कि अच्छा सा स्टार्ट हो गया होगा दिन का। और अब तो हमेशा ही वैसे होता है हमजा कि हम ये साथ दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ये दिन आफियत का, खैरियत का, अमन का, सुकून का, सलामती का हो। तो आप सब के लिए भी यही सब विश। बिल्कुल ऐसे ही। और आज हम आपको बताएंगे कि ज़िंदगी में एक चीज़ की बहुत अहमियत है और आप सोते हुए भी ये कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप उठें, बाहर निकलें तो सांस अच्छे तरीके से लीजिए, ब्रीथ अच्छे तरीके से कीजिए। वैसे यहाँ पे हाँ, ये हमजा ठीक कह रहे हैं बिल्कुल, लेकिन ये आजकल लाहौर में ना कीजिएगा। अगर सुबह आप आ रहे हो तो ये 7:30 बजे तक भी ना अजीब फॉगी सी सूरत हाल थी। ऐसे लग रहा था जैसे आप पता नहीं कितनी अर्ली जो है वो निकल रहे हैं। ये स्मोक की वजह से, स्मोक की वजह से सूरत हाल जो है। तो मास्क ज़रूर पहने, सिर्फ कोरोना के लिए नहीं, वैसे भी। लेकिन जो हमजा कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसे कि हमजा, हम जिंदगी में सबसे ज़्यादा एक चीज़ जिसके बगैर ज़िंदगी नहीं चल सकती वो है सांस लेना। जब तक और आपको पता है आजकल जो सूरत हाल है, हमारी पर्सनल टेंशन्स भी और अदरवाइज भी, जब हम मीडिया या सोशल मीडिया देख रहे होते हैं तो उस वक्त ना एक टाइम होता है जब आपको कल मेरे जहन में आया क्या? मुझे लगा कि हम ज़्यादा ही हाइपर हो रहे हैं। तो फिर एक रुक जाइए एंड ब्रीथ, सुकून करें, इनहेल एंड एक्सहेल। कैसे बना हमजा, कैसे कर रहे थे? इस तरीके मैंने ना ये सीखा। एक ना योगा मास्टर थे, तो वो आए थे हमारे पास ना, तो उनसे मैंने पूछा। वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान में तकरीबन 80% लोग सही तरीके से सांस ही नहीं लेते हैं। वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि सांस कैसे लेना। उनका कि जब बच्चा सो रहा होता है, आप कभी बच्चे को देखें ना तो उसकी बेली जिस तरीके से हिल रही होती है, वो सांस असल सांस है कि आपको प्रॉपर आपका सांस जो है इनहेल आप कर रहे होते हैं। तो उसके कोई टिप तो देना फिर कि कैसे लेनी है। अब सिर्फ ये नहीं, ये मुझे उन्होंने यही सिखाया, मैं अब यही बता सकता हूँ। इसका सही तरीका ये कि आप पेट पे हाथ रखें, और पेट पे जब आप हाथ रखेंगे ना अपना यूं, और उसके बाद जब आप सांस लंबा लेंगे तो आपको अपना पेट पीछे जाता हुआ फील हो, जितना मैक्सिमम पीछे जा सकता है। और फिर जब आप एक्सहेल करें तो वो आपको फूलता हुआ और आगे आता हुआ महसूस हो, जितना मैक्सिमम आ सकता है। ये एक होता है सीने से सांस लेना, शैलो ब्रीदिंग कहते हैं इसे। जब आप पेट तक सांस लेते हैं ना, और जब आप उसे इनहेल करते हैं तो आपको लगे सर तक आप सांस ले रहे हैं। ये मैं उसकी मतलब आपको इंटेंसिटी बता रही हूँ। तो इसका मतलब होगा कि अब आपने वो मुनासिब तरीके से सांस लिया और है। वैसे फराद, दूसरों को भी सांस लेने दें, दूसरों के मामलात में भी इतनी टांग ना अड़ाया करें, उनको भी सांस लेने दें। वो मिसरा था ना, ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, तो जो है ना आग की इस कारगाहे शीशा गरी का। क्या बात, वाह वाह, खूबसूरत। टॉप स्टोरीज की जानिब चलते हैं। बिल्कुल। सिंध पुलिस का छुट्टियां 10 दिन मौखर करने का ऐलान। गुजरांवाला जलसे के खिलाफ 4 मुख्तलिफ मुकदमात का इंदराज। हुकूमत मुखालिफ 11 जमाती अपोजिशन इत्तेहाद के जलसे और सियासी हलचल में इजाफा। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अहम इक़दाम। चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 2010 में तरमीम का फैसला। ज़्यादती के मुल्ज़िम को फांसी देते वक्त वीडियो बनाई जाएगी। मुजरिमों को 50 साल तक कैद में रखने की तजवीज़। जी बिल्कुल, ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम। ये सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा फिट हो रहा है। कल जो पूरी एक डेवलपमेंट हुई थी ना, उसके बाद ये मामला, अब पहले सीएम सिंध ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ लग रहा था कि वो कुछ कहना भी नहीं चाह रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भी आ गए हैं। फिर एक ऐसा वाकया हुआ कि जो पुलिस थी, तकरीबन 88 अफसरान थे हमारा, जिन्होंने दरखास्तें दे दी कि हम छुट्टी पर जा रहे हैं। और 60 रोज की इससे भला क्या साबित हुआ? इससे हमें, वो जो हम बचपन में कहानी पढ़ते थे ना, इत्तेफाक में बरकत है, कि अगर इकट्ठे हो जाएं तो चूंटियां जो हैं वो भी शेर की खाल खींच सकती हैं। मुहावरे सुने हुए थे, लेकिन हमने देखा कि सिंध पुलिस ने जब ये एहसास किया, उन्हें ये लगा कि हमारे जो वज़ीर आला हैं, असल में मसला वहाँ से ख़राब हुआ कि वो ये वाक़या तो हो चुका था सिंध पुलिस के साथ, जो भी दबाव, और उसके ऊपर बहुत सारी बहस चलती रही कि दबाव था या नहीं था। अभी तक कोई मुबहम ही है सारी बात इस बारे में, क्योंकि वज़ीर आला ने भी कल जो है ना हर बात की सिवाय इस बात के, और उसके बाद यही गिला था
सिंध पुलिस को भी उनसे, तो वज़ीर आला सिंध ने अपनी तमाम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जिक्र किया, तो उनके जो ग्रीवियंसेस हैं या उनके जो मसाइल हैं या उनकी जो शिकायतें हैं या उन्होंने जो झेला है उसका नहीं जिक्र किया और उसके बारे में नहीं कोई आवाज़ बुलंद की, जिसके नतीजे में जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो उनका एक रिएक्शन सामने आया और उस रिएक्शन में बिलावल भुट्टो को भी फौरी तौर पे बात करना शुरू हो गई। इत्तेफाक की जो इत्तेहाद की जो बरकत है ना, वो एक उसका तो अमली नमूना हमने देखा। अच्छा, पीपल्स पार्टी कुछ कंफ्यूज नज़र आ रही है कि जब वज़ीर आला से क्वेश्चन भी किए गए ना उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, सहाफ़ियों ने सवाल करना शुरू किए तो अचानक आवाज़ ही चली गई और फिर कोई जवाब भी सामने नहीं आया था, जिसके बाद लगता है कि थोड़ा सा मामला ख़राब हुआ। और फिर बिलावल पहुँचे भी थे सॉलिडेरिटी के लिए, उन्होंने ट्वीट भी की थी कि जी कि मैं अफसरान से मिला हूँ। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। ये इनफैक्ट इस वक्त सिर्फ पीपल्स पार्टी ही तो क्लियर है, कंफ्यूज तो बाकी सब है कि क्या होना है, क्या हो रहा है, क्या करना है। पीपल्स पार्टी जो है, अब देखिए गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस हो रहे हैं और होने हैं और सब पार्टीज़ वहाँ पर जो है अपने अपने लॉन्च कर चुकी हैं जो भी उनके उम्मीदवार हैं, मगर कैंपेन की तरफ ध्यान नहीं है अभी किसी का। कैंपेन की तरफ अगर कोई फोकस्ड है तो बिलावल भुट्टो है। यानी इस तमाम सियासी एहतजाज में, इन तमाम जलसे जुलूसों में, खिताब करने ना करने के मामलात में हर चीज़ इबाम में है, जो कि पीडीएम के हवाले से है। क्लैरिटी है तो यहाँ पे कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में वहाँ पे कैंपेन करनी है, वहाँ जाना है और उसको हमने जो है देखना। तो प्रायोरिटीज़ जो हैं वो बड़ी क्लियर नज़र आ रही हैं कि प्रायोरिटीज़ जो हैं वो क्या हैं और कैसे हैं, और ये क्लैरिटी। और इसीलिए कोयटा जलसे की भी बातें हो रही थी जिस पे बिलावल ने रिस्पॉन्ड भी किया था। बात कर लेते हैं, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जान लेते हैं। शैला रज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शैला साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। शैला साहिबा, इंक्वायरी की बात की गई है, वज़ीर आला सिंध ने भी इंक्वायरी की बात की, फिर बिलावल भुट्टो साहब आए, उन्होंने भी इंक्वायरी की बात की है। तो क्या जो सिंध हुकूमत इंक्वायरी करने जा रही है, क्या मामला सर्द खाने की नज़र हो जाएगा? और एक मफरूर शख्स ने FIR कटवाई, जिस तरह मरियम नवाज़ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, आपकी पुलिस ने उस वक्त रिएक्ट क्यों नहीं किया? क्यों उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई? वो जमानत लेके जो है आज़ाद फिर रहा है। कोई आर नहीं होना चाहिए कि फेडरल हुकूमत ने सिंध पे ख़ुद को हमला किया। और उमर याकूब जो हैं उन्होंने कहा है कि इस FIR के लिए हम पे बहुत दबाव था, तो पुलिस की बहुत बेइज्जती हुई है, हम यहाँ पे खुले तरीके से काम नहीं कर सकते, हम पे जिस तरह से पुलिस के काम में बेजा बदाखलत हुई है, ये एडिशनल IG ने कहा है। और दिल बर्दाश्ता हुए हैं सारे कि हमारे IG वगैरह को जो है इस तरह किया जा सकता है, तो DIGs भी काम करने को तैयार नहीं है। तो जब इस तरह से सूबाई मामलात में इंतकाम की आग में जले हुए PM के ये इक़दामात होंगे तो यही होगा। अब आप सोचें कि एक ऐसे वक्त में जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है और दूसरी तरफ हमारे जवान भी शहीद हो रहे हैं मुख्तलिफ जगह पे भी, ऐसे में आपने सिंध के ऊपर सिर्फ अपनी इंतकाम की आग में झुलस रहे थे आप, तो आपने 3 दिन FIR तैयार की और फिर जिस तरह से दबाव की बात हो रही है, मैं नहीं कर रही, अब तो एडिशनल IG वगैरह कर रहे हैं कि 2 महीने की छुट्टी हम लेंगे, इन हालात में हम काम नहीं कर सकते। तो मैं ऐसी हुकूमत को, ऐसी फेडरल हुकूमत को क्या कहूँ? इसके लिए फिर यही है ना कि जब आप हुक्मरान बन जाते हैं और उसके बाद भी अगर आप इंतकाम की आग में जलते रहते हैं तो फिर ना सिर्फ आप मुल्क को बल्कि जब तक खुद न जल जाएं अपने आप, उस वक्त तक खाकसर करते रहते हैं इंतकाम की आग में। जो गिला था वो तो पुलिस को, सिंध पुलिस को सूबाई हुकूमत से भी था ना। जो रिएक्शन सामने आया है वो उस वाक़े के बाद नहीं आया, वो मुराद अली शाह साहब की वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनका रिएक्शन सामने आया, जब सूबाई हुकूमत ने भी उन्होंने देखा कि हमारी सुनवाई नहीं है या हमारी पुष्पनाही नहीं है या हमारे जो मामलात हैं उनके ऊपर वो जो एक क्लियर स्टैंड नहीं था, पैट्रनेज नहीं है आपकी। तो ये मामलात के बारे में भी बताइएगा। दूसरा बताइएगा कि अगर उन पर दबाव था तो सिंध हुकूमत ने क्या किया उस दबाव के लिए, और उन्होंने वहाँ पे सिंध पुलिस जो है उसको कैसे सपोर्ट किया या नहीं किया। और अगर उस वक्त दबाव था तो ज़मानत के वक्त भी दबाव था कि आपका जो प्रोसिक्यूटर पेश हो रहा है वो भी ज़मानत की मुखालफत कर रहा है, वो दबाव किस पे था? सिंध हुकूमत पे था या प्रोसिक्यूटर पे डायरेक्टली था? तो ये मामलात जो हैं ये सिंध हुकूमत इसमें क्यों कंफ्यूज है, तज़ब्ज़ुब का शिकार क्यों है? अच्छा देखिए, बात यह है कि अगर IG जो है और एडिशनल IG और DIGs जो है वो खुद ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, उमर याकूब साहब कह रहे हैं स्पेशल ब्रांच के IG कि इस दबाव में हम काम नहीं करते, ये बेजा मुजाखलत हुई है। सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो दिल बर्दाश्ता हुए हैं कि हमारे ऑफिसर्स के साथ ये हुआ। तो पुलिस का मौक़िफ़ है। शैला रज़ा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो है पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ में पुलिस का जो मौक़िफ़ था उसको बताया। कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। कल से मुझे जितने शेर है ना वो सारे पीपल्स पार्टी को देख के याद आ रहे हैं।
कई गाने याद आ रहे हैं, लेकिन कई सिचुएशंस पे जो है ना, लेकिन लेट्स होप कि चीज़ें जो हैं वो नून लीग का मौक़िफ़ ले लेते हैं। सायरा अफजल तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सायरा साहबा अस्सलाम वालेकुम। सायरा साहबा, बिलावल भुट्टो साहब ने कल वाज़े कर दिया कि IG जो थे उन पर प्रेशर था और नून लीग भी यही बात कर रही थी और नून लीग पहले से कह रही है कि हमें इस्तीफ़े देने चाहिए। तो क्या जिस निज़ाम में हुकूमत आपकी है और आपका कंट्रोल नहीं है, आप उनको मशवरा दे रहे हैं कि ऐसे निज़ाम में रहने का तो फ़ायदा ही कोई नहीं? मैं ये समझती हूँ कि जो कुछ कल हुआ वो उस बयाने पे एक मोहर सब्त करता है जो मियाँ नवाज शरीफ ने कहा था कि स्टेट अबव द स्टेट। अब आप गौर करें कि IG जो है किसी भी सूबे का, वो पुलिस जो कि सिक्योरिटी के लिए है, जो कि लोगों के दिफा के लिए है, उसका एक सिंबल है। और IG का जो घर है ना, वो आम घरों की तरह नहीं होता, वहाँ पे जाना कोई आसान काम नहीं है। और जिस तरीके से उनको उठाया गया, वो जो उठाने वाले थे वो कितने ताकतवर थे, उनकी बड़ी इंसल्ट की गई और उनकी बड़ी ह्यूमिलेशन हुई और इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा पुलिस फोर्स ने महसूस किया। और जो आप ये बात कर रहे हैं ना कि बिलावल के साथ ये हुआ, ये हम सब के साथ होता है, ये हर इदारे के साथ होता है, ये सियासतदानों के साथ होता है, ये ब्यूरोक्रेसी के साथ होता है, ये जर्नलिस्ट के साथ होता है, ये पुलिस वालों के साथ होता है, कोई है इस मुल्क में जो रह गया हो। सो इसलिए अब वक्त आ गया है कि हम जो ताकत का तवाज़ुन है ना, हम उसको बेहतर करें। और मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत अच्छा हुआ है कि बिलावल ने आके खुल के ये बताया है। और जब तक आप खुद अपने हक के लिए नहीं लड़ते, कोई नहीं लड़ता। अगर पुलिस वाले इस तरह इस्तीफ़े ना देते, मतलब मैं तो उनको सलाम पेश करती हूँ। वो मुकदमा जो तो कैप्टन सफ्तर पे बनाया गया, उसकी नौइयत क्या थी, वो कौन मुद्दई था, वो किसके कहने पे हुआ, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इस वाक़ये ने ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान इस तरह नहीं चल सकता। ठीक है साहब, सिंध पुलिस ने तो महसूस किया, आपने भी महसूस किया। जब ये सारा वाक़या हुआ तो बिलावल भुट्टो ने फ़ोन करके जो है वो मरीम नवाज़ साहिबा से बात की। मरीम नवाज़ साहिबा मुसलसल ये कह रही हैं और शुक्रिया अदा करी हैं बिलावल भुट्टो का, लेकिन उनकी तरफ से एक इबाम की सूरत हाल है। वो कोयटा जलसे पे पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे, क्या वो वाया वीडियो लिंक खिताब भी करेंगे या नहीं करेंगे, डॉट क्लियरेंस है आपको इस बात पे? मुकदमात तो आपके खिलाफ बन रहे हैं, गुजरांवाला में जो है मतलब जान से मार देने के मामला समेत हर एक चीज़ समेत, शादरा में आपके खिलाफ मुसलसल मुकदमात जो है वो दर्ज किए जा रहे हैं। सिंक्रोनाइजेशन है आपके ख्याल में? आपको लग रहा है कि जिस पेस पे आप हैं या जिस बयानिए पे आप हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM उसी पे आपके साथ चलने के लिए तैयार है, हम कदम है, हम रुकाब है? देखिए, मैं हैरान हूँ कि पिछले 2 दिन से, बल्कि जिस दिन की PDM बनी है, इसी तरह की खबरें आ रही हैं कि जी ये नहीं रहेगी, ये टूट जाएगी। कभी किसी पार्टी का जिक्र किया जाता है, वो चली जाएगी, कभी किसी पार्टी का। कल जो वज़ीर आला सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको भी बड़ा तोड़ मरोड़ के पेश किया गया और चैनल्स पे हर जगह मैं ये सुन रही हूँ कि जी पीपल्स पार्टी बड़ा स्मार्ट खेल रही है। अगर PDM ने टूटना होता ना तो अब तक टूट चुकी होती, लेकिन जिस तरीके से इस सारे कैप्टन सफ्तर वाले एपिसोड पे आपने देखा कि राजा परवेज़ अशरफ साहब मरियम नवाज़ के साथ बैठे थे, उन्होंने अपने खुल के अपनी राय का इजहार किया। मुराद अली शाह, बिलावल भुट्टो जरदारी, ना सिर्फ ये कि उन्होंने कहा हम शर्मिंदा हैं इस वाक़ये पे, और ये वाक़या करवाना भी सिंध में और कराची में, इसका मकसद यही था कि सारा शक उन पे जाए। लेकिन ज़ाहिर है अल्लाह ताला की ज़ात भी ऊपर है, और जब आप ये समझते हैं कि आप ताकतवर हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर अल्लाह ताला कोई डंडा नहीं मारते, वो मत मारते हैं। सो ये जो कुछ हुआ, ये आप देखें कि किस तरीके से सारी चीज़ें सामने आई। सो मुझे लगता है कि PDM इंशाल्लाह ऐसे ही मजबूत रहेगी और बिलावल भुट्टो जाएंगे। वो ना गए तो वो वीडियो लिंक पे ये बात करेंगे, और मेरा ख्याल है कि किसी के लीडर के किसी एक जलसे में जो गैर मौजूदगी है, वो इस बात का सबूत नहीं देती कि PDM जो है उसका शराजा बिखर जाएगा। सारा साहब बहुत शुक्रिया। वैसे इस वक्त नून लीग जो है भरपूर कोशिश कर रही है कि इस इत्तेफाक को बरकरार रखा जाए, नवाज शरीफ का जुड़े रहें, और ये सबसे ज़्यादा एफर्ट जो है इस वक्त नून लीग के एंड पर ही दिखाई दे रही है। नवाज शरीफ का वीडियो लिंक खिताब भी नहीं
और जो ज़राए वो ये कह रहे हैं कि जरदारी साहब के हुक्म के बाद वो नहीं दिखाया गया, वो नहीं चाह रहे थे। बिलावल भुट्टो ने तो दबाव को या किसी भी इस तरह की बात को मानने से इनकार कर दिया था, तो इसलिए मेरा ख्याल है बिलावल के साथ तो हम आहंगी ठीक है, लेकिन क्या जरदारी साहब भी ऑन पेज हैं इन तमाम मुतालबात पे, ये एक अहम चीज़ होगी। लेकिन जरदारी साहब की जो खामोशी होती है ना, वो कहते हैं कि वो बड़ी खतरनाक होती है। उनके बारे में मशहूर है, उनके बारे में मशहूर है एक जरदारी सब पे भारी। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। तो अभी जो है ना पुलिस काफ़ी जो थी फराकल नज़र आया कि वो काफ़ी डीमोरलाइज थे, और होना भी चाहिए था ऐसे वाक़े के बाद कि जब आपका सीएम आ रहा है और वो भी कोई बात नहीं कर रहा है उसके हवाले से। आई थिंक कि वो डीमोरलाइज नहीं थे, आई थिंक कि वो सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड थे। हमजा, डीमोरलाइज आदमी स्टेप नहीं लेता, स्टेप हमेशा वो आदमी लेता है जो बड़ा कायम होता है, मजबूत होता है अपनी बात पे। जी अब मैं सुन रही थी कल कि डीमोरलाइज है, डीमोरलाइज आदमी नहीं स्टेप लेता, स्टेप बहादुर आदमी लेता है। कूदता खड़ा हमेशा वो होता है जिसमें हौसला होता है, हिम्मत होती है। सो यही बात हम पूछ लेते हैं साबिक डीआईजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सलीम वाहिदी साहब। सलीम वाहिदी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर, बहुत शुक्रिया सर। ये जो पूरी एपिसोड हुई है सिंध के अंदर और जो पुलिस अफसरान हैं वो खासे नाराज़ हैं, आपको क्या लगता है कि वो जो तौहीन हुई उस पर तो वो खफा हैं ही, जो वज़ीर आला सिंध ने आके स्टैंड नहीं लिया, क्या उस पर भी उनकी दिल आज़ारी हुई? देखिए, मुझे सवाल ज़रा मुश्किल है आपका। मेरा वास्ता इसी महकमे से, इसी महकमे से मोहब्बत है मुझे, इसी महकमे की इज़्ज़त है मुझे, और जितने अफसरान हैं उनकी बड़ी इज़्ज़त है। सवाल ये है कि एक ज़रा थोड़ा सा अगर पीछे जाएं, कोई जुर्म हुआ, उधर उसका कानून है, उसकी 10 अंदाज़ी जो लेगा वो SHO मजाज रखता है। ओवर द ईयर्स आपने मुश्किल कर दिया है, कानून को चलाने की मुश्किल कर दिया, आपने पुलिस को कमज़ोर कर दिया है। तो कभी कभी कोई इंसिडेंट होते हैं, और ऐसे मौके पे जब मुझे तो पता नहीं है, ना मेरी किसी से बात हुई है, ना मुझे किसी के बारे में किसी ने कुछ कहा है, मगर इतना मुझे जानता हूँ कि अगर एक जनरल जिसकी 1,40,000 उसकी आदमी हैं और अफसर हैं, और उसके साथ अगर कोई वाक़या होता है तो उसने, IG ने तो बिल्कुल क़ानूनी तौर पे उसने सही चीज़ की। उसकी अगर उसको तकलीफ़ पहुंची, उसने कहा जी ठीक है, मेरे बस का नहीं है ये काम करना, मुझे छुट्टी दे दें आप। और अगर उसके हामी जो हैं बाकी अफसर, IG की बात करें जी, मैं इंस्पेक्टर जनरल की कर रहा हूँ, और जो बाकी अफसर हैं जिन्होंने देखा कि जी बड़ा मुश्किल है इस ऐसी सूरत हाल में, तो उन्होंने भी छुट्टी की दरख्वास्त दी। ना उन्होंने कोई बयानबाजी की, ना उन्होंने किसी से कुछ कहा, मगर उन्होंने छुट्टी की दरख्वास्त दी, जो उनका हक है। और बाकी हुकूमत का काम है कि जी उनको छुट्टी देते हैं, नहीं देते हैं। नहीं दी उन्होंने छुट्टी, बल्कि अब तो बातचीत तय भी हो गई। उसके बाद सिंध पुलिस का मौक़िफ़ भी आ गया कि वो मौखर कर रहे हैं 10 दिन के लिए अपनी छुट्टियाँ। IG साहब से आर्मी चीफ की जो है बातचीत भी हुई, वज़ीर आला सिंध भी गए, मुलाकात भी हुई। यही लोग सवाल कर रहे हैं कि छुट्टियों का ऐलान करना, रेजिग्नेशन पुट करना भी एक एहतजाज होता है जो बड़ा लाउड होता है, लेकिन क्या छुट्टियाँ सिर्फ इसीलिए ऐलान किया गया था कि किसी बातचीत का, फ़ाहम और तफ़हीम का मामला जो है वो खुला रहे? सिंध हुकूमत, सिंध पुलिस जो है वो यही चाह रही थी कि सब लोग उनसे बात करें और उनकी शराइत जो है वो मान ली जाएँ कि इस मामले को देखा जाए और उनके ऊपर आइंदा इस तरह का दबाव ना आए। नहीं, मेरी नज़र में सिंध पुलिस की कोई शराइत है ही नहीं। क्या उनकी शराइत है? उनको कानून के जो है उसके तो उस पर चलना है उन्होंने, और उनकी क्या शराइत हो सकती हैं? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सिंध पुलिस या दूसरी पुलिसों को भी बहुत सारी तरीके से मुश्किल में और उसको लोअर डाउन किया गया है। आपको याद होगा 15-20 साल की बात है, या शायद नहीं याद हो, कि कोई वाक़या हुआ था तो कराची से लेके लाड़काने तक हर DIG, SP, SHO सारे सस्पेंड हो गए थे। अब सवाल ये, अगर अभी भी कोई छुट्टी पे जाना चाहता है और किसी को लगा दें, कोई कुछ में प्रॉब्लम नहीं है, कोई गलत चीज़ नहीं हुई है, और अगर उनके सपोर्ट में IG साहब के जो एक्शन लिया है, उनके सपोर्ट में दूसरे अफसर कहते हैं कि जी हम
हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल है इस तरीके से काम करने ऐसे माहौल में। तो उसमें भी कोई ख़राबी नहीं, आप किसी और को ले आएँ जो बेहतर चला लेगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में जिन लोगों ने जो है छुट्टी पुटअप की, ये मेरा ख्याल है कि मुल्क की तारीख में ये एक बड़ा वाक़या है कि इतनी बड़ी तादाद में एक यूनिफॉर्म फोर्स जो है वो छुट्टी पे जारी है, तो ये बड़ा ज़ुमानी था। लेकिन सर अब क्या ये 10 दिन के लिए जो छुट्टी मौखर की गई, अब सारे मामला मतलब जो भी रंजिशें थी या जो उनके इशूज़ थे, मामला थे, वो रिजॉल्व हो गए हैं, मामला ख़त्म हो गए हैं, इस मामले को आप ऐसे समझ जाए? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 10 दिन की छुट्टी को डिले कर दिया या डिफ़र कर दिया, इसके क्या माने हैं। मेरे नज़र में तो बिल्कुल बेमानी चीज़ है ये। अगर मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा कि जो आईजी को कोई ज़रूरत नहीं है किसी का गिरफ्तारी के ऑर्डर इशू करे, उनको क्या ज़रूरत है। वो कानून है, अगर कानून शिकनी हुई है उसके ख़िलाफ़ जो SHO है इलाके का, उसने एक्शन लेना है। मगर क्योंकि कमज़ोर इतनी हो चुकी है पुलिस, बार बार एक्सपीरियंस है, तो वो थोड़ा घबराती है। वो पूछती है कि भाई ये हमारे पास कंप्लेंट आई है, इसको आगे कैसे चलाएं। ठीक है, उनको उसूलन तौर पे तो SHO को फ़ौरन दाखिल करके कार्रवाई करना शुरू की है, और कार्रवाई में भी ये लिखा नहीं है कि जी वो फ़ौरन उसी वक्त 2 मिनट में गिरफ्तारी डाल देंगे। उन्होंने गिरफ्तार तो कर लिया, तो गिरफ्तारी से पहले तो उनकी ज़मानत हो चुकी है, तो हासिल क्या हुआ इस गिरफ्तारी से, मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, तो अगर पुलिस, थैंक यू सो मच, अगर पुलिस ने जी ठीक है, DIG साहब हमारे थे, साबिक DIG सलीम वाहिदी साहब, और एक उन्हें नहीं समझ आ रहा पुलिस की कमज़ोरी की भी बात की है वैसे इसके अंदर की, क्योंकि पुलिस मुख्तलिफ मवाक़ों पर इतनी कमज़ोर हो गई होती है कि वो कुछ स्टेप लेते हुए भी कमज़ोर कर दिया गया है ना। एक यूनिफॉर्म पुलिस है, उसमें सियासी मुदाखलतें, उसमें मुसलसल इंटरवेंशन, और यही तो उनका भी कहना है। जिस दबाव की बात की जा रही है, जिसके बारे में किसी ने बात नहीं की सिवाय मीडिया के, और ऐसा लग रहा है कि सारा दबाव जो है वो मीडिया पर ही था। जिन पर दबाव है उन्होंने एक दफ़ा नहीं कहा कि क्या दबाव कैसे, लेकिन वो अपने अंदाज से उसके बारे में बात कर रहे हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। हाफिज़ हुसैन अहमद साहब से भी हम कोयटा बात जलसे की करेंगे, खुसूसी कोयटा तौर पर जलसे उनसे के बात हवाले से। करेंगे। हाफिज़ हुसैन अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। एक तो कंफर्म कर दीजिएगा सर कि क्या कोई कंफर्म इतलात हैं कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो जलसे में नहीं आ रहे, और उनके खिताब के बारे में कंफर्मेशन है कि खिताब करेंगे या नहीं करेंगे। पिछले जलसे में मियाँ साहब जो हैं उन्होंने भी तकरीर नहीं की। कुछ लोग PDM को इदारों के ख़िलाफ़ जो बयानियाँ हैं उसका साथ नहीं दे रहे। तो क्या कोई दरार तोड़ फोड़ की बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं? नहीं, जहाँ तक बिलावल का ताल्लुक़ है तो मेरे भाई ये जो हमारी मूवमेंट है PDM, ये 11 जमातों का इत्तेहाद है, 11 लीडरों का नहीं है। इसलिए अगर किसी जमात के हवाले से कोई जमात अपनी नुमाइंदगी खुद करती है, या जिस तरह आपने फरमाया मियाँ नवाज शरीफ साहब ने नहीं की कराची में अपनी नुमाइंदगी, लेकिन उनके बेटे नहीं की और उनकी जमात मौजूद थी। इस तरह बिलावल भुट्टो साहब अगर गिलगित और दीगर अपने मसरूफियात के हवाले से नहीं आ रहे हैं, तो यकीनन पीपल्स पार्टी और उनकी क़ियादत मौजूद है और वो भरपूर अंदाज में उसकी नुमाइंदगी करेंगे। ये कोई इस बात की निशानदेही नहीं है। बाकी जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का बयानिया है, 11 जमातें जो हैं इस वक्त PDM के, वो अपने उस APC और उसके फ़ैसलों के हवाले से पाबंद है, जो 3 निकाती फ़ैसले हैं, जिसमें आइन की बालादस्ती, हर इदारा अपने दायरे इख्तियार में रहे और सरनौ इंतखाबात हैं। उसके अलावा जो कुछ बातें की जाती हैं यकीनन वो हर पार्टी कर सकती है, लेकिन तमाम तर ज़िम्मेदारी उन 3 चीज़ों की होगी जो PDM ने अपने फ़ैसले किए हैं। उन नुकात पे ही इत्तेहाद हुआ है और उन नुकात के हवाले से ही प्रोग्राम किए जा रहे हैं और प्रोग्राम आगे बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। वो ये कह रहे हैं कि हर पार्टीज़ वहाँ पर मौजूद होंगी, कोई ना कोई शख्स जो है नुमाइंदगी करेगा, जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का, राजा परवेज़ अशरफ का नाम सामने आता है। लेकिन फ़र्क यहाँ पर सवाल ये है, इन सब पार्टीज़ ने गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन लड़ना है जो वहाँ पे जा रही है, इन सब लीडर्स ने इलेक्शन लड़ना है, लेकिन
बिलावल जो है वो जा रहे हैं, ये ज़्यादा नहीं जा ईगर रहे हैं उसके बारे में। वही ना प्रायोरिटीज़ जो है वो नज़र आ रही हैं। वो कह ज़रूर रहे हैं कि उन्होंने वीडियो लिंक से खिताब करें, भले वो सियालकोट के एयरपोर्ट पे पहुंचकर वहाँ से ही खिताब करें, लेकिन वो करेंगे ज़रूर। अब क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में देखना है। लेकिन इतनी गिरफ्तारियाँ और मुकदमात जो है मुसलसल बनाए जा रहे हैं कि एक ज़माना था जब जलसा होता था ना, तो ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कहा करती थी इतनी कुर्सियाँ खाली हैं, ये टोटल इतने बंदे हैं, और वो आगे से जवाब आता था कि आंखें खोल के देखें ये जलसे जो हैं ये कैसे हैं। और अब वो रिवर्स हो गया सारा मामला। अब वो कह रहे होते हैं कि देखिए कि जलसा जो है वो क्या है, और वो कह रहे थे नहीं तो जलसी है, इसमें तो कुर्सियाँ खाली थी, ये देखिए ये बंदे गिने हुए हैं, ये इतने बंदे हैं। सो वो तारीख अपनी कितनी जल्दी अपने आप को दोहराती है। बिल्कुल ऐसे ही है। पीटीआई का 30 अक्टूबर का जलसा मुझे याद है जिसमें एक शख्स ने प्ले कार्ड उठा रखा था, परवेज़ रशीद, कितने आदमी थे, तो वो वाली बातें अब भी हो रही है। खैर, फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असम्बली। फ़ारूक हबीब साहब अस्सलाम वालेकुम। फ़ारूक हबीब साहब ये बताइए कि ये कहा जा रहा है कि हुकूमत को इतना उतावला होने की ज़रूरत नहीं थी, क्यों हीरो बनाया जा रहा है, मुकदमे किए जा रहे हैं, हीरो अपोजिशन बनती जा रही है, वो कह रहे हैं हम तो डरते नहीं है गिरफ्तारियों से। इन्होंने कहा था ना कि ये गैर रिवायती सियासत करेंगे, तो ये मुकदमात बनाना और सियासी गिरफ्तारियाँ करना ये तो वही तरीका है जो कि हमेशा से राइट रहा है। देखिए, बात ये है हीरो बनाने की क्या बात है अपोजिशन के ऊपर मुकदमात का। मुझे आप बताएं जो वाकया मज़ार कायद के ऊपर हुआ है उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं? मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि PMLN की लीडरशिप खास तौर के ऊपर जो है वो मरियम सफदर अवान साहबा जो हैं वो इस वाक़े के ऊपर जो है वो पूरी कौम से माफ़ी मांगेंगी कि उन्होंने बानिए कौम के बानिए पाकिस्तान के मज़ार के ऊपर जाकर जिस किस्म की वहाँ पर हुल्लड़बाजी हुई है, नारेबाजी हुई है, और वो नारेबाजी कोई और नहीं कर रहा था, कोई आम कारकुन नहीं कर रहा था, बल्कि उनके अपने शौहर जो है वो कैप्टन सफदर अमान साहब जो है वो खुद हाथ उठा के वहां पर नारे लगवा रहे थे। ये नहीं हो सकता कि आप उनके मज़ार की जाकर वहां पर उनकी कब्र के ऊपर खड़े होके उस मज़ार की जो है जो वहां का एक डेकोरम है उसकी आप खिलाफ वर्जी करें। ये तो एक ऑर्डिनेंस है और मैं समझता हूँ कि कानून के मुताबिक उनके ऊपर FIR दर्ज हुई है, और आज ये हमें FIR ना बताएं, ये तो हमें धरने के ऊपर हम मौजूद थे तो धरने में मौजूद हमारे ऊपर 780A की FIR दर्ज कर दी जाती थी। फैसलाबाद में मेरे ऊपर जो है वो 780A की दहशतगर्दी के इन्होंने 3-4 मुकदमात जो है उन्होंने दर्ज करवाए। तो ये आज से जो है वो FIR की बात करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इन जो कानून की खिलाफवर्जी करेगा उसके खिलाफ जो है वो कानून हरकत के ऊपर आएगा। उसके ऊपर ठीक है जी, ठीक है। फ़ारूक हबीब साहब वो कहते हैं कि कानून के मुताबिक कार्रवाई हो रही है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। और वो जितनी भी मजम्मत की जाए ना फराह इस मामले की कि वहाँ पर हुल्लड़बाजी चाहे कोई भी पार्टी करे, माजी की कुछ चीज़ें भी सामने आ रही थी, नहीं होनी चाहिए वहाँ पर। ऐसे मकामात को जो है अपने सियासी नारों से कम पाक रखना चाहिए। बिल्कुल सही, लेकिन मेरा ख्याल है कि ब्रेक के लिए हमने रुकना है और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। खुश आमदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम बहुत सारी मसाजिद तामीर करते हैं, बहुत हम अपने एतकाद का, अपने ईमान का ऐलान करते हैं, लेकिन जब वाक़यात की तरफ नज़र जाती है तो यकीन नहीं आता कि हम अहले ईमान हैं, हम मुसलमान हैं और ये मुसलमानों के मुआशरे की बात हो रही है। आपको भी शायद हैरत हो कि 2008 में जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं KP में बच्चों से ज़्यादती के, उसमें 16% इजाफा हो चुका है। जो 2008 में मतलब ये अभी तक अब ये 8 महीने में जो है 184 केसेस रिपोर्ट हुए। और ज़ैनब अलर्ट रिस्पांस एंड रिकवरी जो बिल है 2019 को मुतफ़िका तौर पे मंजूर कर लिया गया था, लेकिन कितना इफेक्टिव है हमजा कि उसके नतीजे में कि एक बच्चा अगर मिसिंग हो तो फौरी तौर पे पूरे मुल्क में उसकी ढंढोरा पिट जाए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हर थाने को, हर इलाके को पहुंच जाए, वहाँ पे हर एक बंदा विजिलेंट हो। 3 महीने में केस ख़त्म करना है, उसका नतीजे पे पहुँचना है, सब कुछ हुआ। और फरा पिछले 1.5 साल के अंदर 370 से ज़ायद केसेस खैबर पख्तूनख्वा में जो है ना
वो सामने आया जिसमें 400 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। ये वो केसेस हैं सिर्फ जो रिपोर्ट होते हैं। हम बार बार इस तरफ जोर देते हैं कि लोग तो रिपोर्ट भी नहीं करवाते। आए दिन हम ऐसे वाक़यात जो हैं वो सुनते हैं। इसके बारे में एक मुसवदा जो है वो वज़ीर आला से केपी ने मंजूर किया है, जिसकी कि हम तारीफ़ करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। उन्होंने एक स्टेप तो लिया है। उसमें उन्होंने बात की है कि जिनसी ज़्यादती में जो मुलविस शख्स है उसको फांसी दी जाए, और सरेआम फांसी अगर नहीं हो सकती तो उसकी वीडियो बनाई जाए उस फांसी को, और उसको मुख्तलिफ फोरम्स पर फिर इस्तेमाल किया जा सके। अगर 50 साल जो है कम अज़ कम सज़ा जो है वो कैद की दी जा सके। अब ये सख्त सज़ाएँ तो हैं, लेकिन हमसे होता ही है कि जैसे वो सरेआम फांसी एक दरीना मुतालबा है, लेकिन उसको फिर आप ले जाते हैं और पता चलता है कि कोई भी चैलेंज कर देता है और फैसला आ जाता है कि ये तो मुमकिन नहीं। फिर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स इन चीज़ों पे आ जाती हैं। अब ये एक्ट है 2010 का चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें तरमीम का फैसला कर लिया गया है। स्टेप उठाए जा रहे हैं, फ़र्क कोशिश की जा रही है, और केपी गवर्नमेंट ये कर रही है जो कि काबिल तहसीन एक इक़दाम है। फांसी की वीडियो बनाई जाए जैसे आपने कहा, और 50 साल तक कैद का। तो हमारे साथ ही मौजूद हैं मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात हैं वज़ीर आला केपी के मुआविन खुसूसी हैं कामरान बंगे साहब। अस्सलाम वालेकुम बंगे साहब, ये क्या तजावीज़ हैं जो तरामीम की जा रही हैं मुजवज़ा तौर पर, इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। बुनियादी तौर पर 2010 का जो हमारा कानून है चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर एक्ट, उसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ये फैसला किया जब केसेस बढ़े, जैसे आपने कहा कि केसेस में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है। और रिसेंटली एक बहुत हार्ट रेंजिंग केस हुआ 2.5 साल बच्ची ज़ैनब के साथ चारसदा में, जिसको पूरी तरह जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बल्कि पूरा पाकिस्तान मसले को लेकर बिल्कुल लिटरली हिल गया था। तो उसके बाद ये फैसला हुआ कि हम सजाएं मज़ीद सख्त करते हैं। जो मौजूदा एक्ट है, जैसे आपने भी फरमाया, ज़ैनब अलर्ट बिल भी है जो वफाकी हुकूमत की तरफ से है। सूबाई हुकूमत ने ये फैसला किया कि जो मौजूदा सजाएं हैं और उनमें जो प्रपोजल्स हैं, सूबाई असेंबली में एक कमेटी बनाई गई थी जिसको स्पीकर साहब लीड कर रहे थे, जिसमें अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस के लोग थे। उन्होंने अपना मुसवदा सूबाई हुकूमत को भेजा। उसमें मजीद सख्तियाँ लाने के लिए वज़ीर आला साहब की एक राय है जो कि काबीना में पेश होगी, उसके ऊपर बहस होगी कि हम ये सजाएं मजीद सख्त करें और ये जो डेटरेंस क्रिएट हो। ठीक है सर, तो सजाएं मजीद सख्त करने का फैसला हुआ। एक दफ़ा फिर दरखास्त करते हुए सवाल ये है कि 16% इजाफा रिपोर्ट हो रहा है। सिर्फ 34 केसेस जो है वो डेरा इस्माइल खान में रिपोर्ट हो रहे हैं। इन एरिया ये आइडेंटिफाई किया गया कि वजह क्या है, क्यों बढ़ रहे हैं ये जराइम, क्यों बच्चे ज़्यादा जिनसी ज़्यादती का शिकार हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में। क्या इसके बारे में भी कुछ सोच विचार की गई? फैसला ये हुआ कि जैसे आपने फरमाया कि 16% इजाफा हुआ है केसेस में। एक तो ये पख्तूनख्वा स्पेसिफिक हम नहीं कह सकते, ये एक अनफॉर्चुनेट सा सिनेरियो बना हुआ है कि पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चाइल्ड एब्यूज और चाइल्ड रेप के केसेस में काफ़ी इजाफा हुआ है ओवर द रिसेंट पीरियड। अभी आपने देख लिया तकरीबन 15 दिन पहले एक अल्जीरिया में एक केस रिपोर्ट हुआ जिसमें छोटी बच्ची के साथ ज्यादती हुई और ज्यादती के बाद उनको कत्ल किया गया। तो ये केसेस के इजाफे के बाद सूबाई हुकूमत ने यह फैसला किया, जो असेंबली से कमेटी बनी थी उन्होंने अपनी सिफारिशात भेजी। उसमें हमने मजीद सख्ती के लिए इकदाम वज़ीर आला साहब ने प्रपोज किए जो कि काबीना में डिस्कस होंगी इंशाल्लाह। और उसमें यह है कि फांसी का, जैसे आपने फरमाया कि फांसी जो है वो वीडियो बनाई जाए, और मजीद जो है इसमें सख्तियाँ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जो उम्र भर बंदे की कितनी लाइफ रहती है उस वक्त तक उसको जो है वो कैद रखा जाए, या जो जुर्माने हैं उनको सख्त से सख्त किया जाए। तो मुख्तलिफ प्रपोजल्स हैं जिनको हम इंशाल्लाह काबीना में डिस्कस करेंगे और बहुत वाइबल उसके साथ आएंगे कि इस चीज़ से एक डेटरेंस क्रिएट हो। और जो बिल्कुल कामरान बंगे साहब, ये बता दीजिएगा, ये जो वीडियो बनाने का मकसद है ये क्या होगा? क्या ये वीडियो अपने पास हुकूमत महफूज रखेगी? क्या ये नशर की जाएगी? क्या तरीकाकार होगा? मकसद क्या है इस वीडियो को बनाने का? ये देखें, अभी एक प्रपोजल है, इसके ऊपर मज़ीद डेलिब्रेशन जारी हैं। वीडियो बनाने का एक मकसद ये होता है कि आवाम में वो वीडियो फैलाई जाए और उससे एक डेटरेंस क्रिएट हो। असल मकसद ये है, इन मामलात में 2-3 पहलुओं को देखना ज़्यादा ज़रूरी है। एक, हुकूमती कारकर्दगी बड़ा मैटर करती है, जो पुलिस की हमारी और जो मुजरिमान तक पहुँचना है या मुल्जिमान तक पहुँचना है वो सबसे बड़ा मैटर करती है कि लोगों में डेटरेंस क्रिएट हो, इस तरह के जराइम की तरफ पेशो कम हो जाए। दूसरा, जो इन केसेस को रोकने में मुआविन किरदार अदा हो सकता है वो अवेयरनेस का है, एजुकेशन का है, वो हर एंगल पे है। वो पेरेंट्स को भी है, बच्चों को भी एजुकेट करना है,
जिसके लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर रही है। पुलिस स्टेशन में हम कामरान बगीर साहब एक सवाल करने की इजाज़त चाहूँगी। आपके इल्म में होगा कि एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया था जिसका नाम सुहेल एयाज था, जिसका ताल्लुक जो है वो KP गवर्नमेंट से बताया जा रहा था कि वो वहाँ पर जो है वो कोई मुंसलिक था किसी प्रोजेक्ट के साथ, और 2019 में ये वाक़या रिपोर्ट हुआ था, रावलपिंडी के घराने ने किया था, और उसे कन्फेशन था उसका कि उसने 30 बच्चों से जिनसे ज़्यादती भी की, उसकी वीडियोस भी बनाई हैं और उनको भेजा भी। उस शख्स की हिस्ट्री भी थी कि वो डिपोर्ट हुआ था जर्मनी से भी, और तो उसके साथ क्या हुआ? आपको कोई इल्म है कि उसके साथ क्या सलूक किया गया, क्या कहाँ पे है वो? फरा ये जुडिशल मामलात हैं, इसमें देखें हुकूमत का काम जो है वो बेहतरीन पुलिसिंग के जरिए इस तरह के केसेस तक पहुंचना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है प्रोसिक्यूशन में हुकूमत जो है वो अपना किरदार अदा करती है। हमारी बेहतरीन प्रोसिक्यूशन में हम उसको, वो बंदा जो है बेसिकली गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं था, वो एक डोनर फंडेड प्रोजेक्ट में एम्प्लॉय था, ठीक है। वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं था, वो उस डोनर एजेंसी की तरफ से था, ठीक है। तो और इसका ये पहलू बड़ा अहम है जो अभी चारसदा में वाक़या पेश आया, उसमें फरा जो मुल्ज़िम है। ठीक हो गया कामरान बगीर साहब, बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक की तरफ हमने जाना है, तो स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। फरा, पाकिस्तान में इतना टैलेंट है और जितना टैलेंट है ना उससे ज़्यादा उनकी कदर नहीं की जाती। पाकिस्तान में ये भी बहुत बड़ा मसला है। तो पाकिस्तान में टैलेंट ज़्यादा है कि बेकदरी ज़्यादा है? टैलेंट बहुत ज़्यादा है और बेकदरी तो इन्फिनिटी तक है ना, उसका तो कोई जवाब ही नहीं। क्योंकि जितना टैलेंट है अगर वो टैप्ड हो जाए, अगर उसको मुनासिब मौके और जगह मिल जाए, तो पाकिस्तान कहाँ का कहाँ पहुँच जाए। यही तो हमारा सबसे बड़ा पोटेंशियल है कि हमारे पास अल्लाह ताला ने नौजवान दिए हैं, उनको बेशुमार सलाहियतों से माला माल किया है, उनके अंदर हिम्मत, हौसला, एनर्जी, तवानाई, पोटेंशियल रखा है, लेकिन वो सब पोटेंशियल जो है वो बेकार हो जाता है। आज हमारे ऐसे ही मेहमान हैं सलमान अहमद हमारे साथ मौजूद। 2015 में अमेरिका में जो वर्ल्ड मसलमेनिया चैम्पियनशिप थी वो इन्होंने जीती। 500 बॉडी बिल्डर्स थे जिनको हराया। यंगेस्ट जो थे ये चैम्पियन बने वहाँ पर, लेकिन आजकल कुछ नाराज़ हैं, कह रहे हैं कि जी कि अगर हुकूमत सरपरस्ती करे तो बहुत सारे नौजवान हैं जो आगे आ सकते हैं। और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम ओढ़ रखा था इन्होंने और उसका जो है हमारा सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद किया। सलमान से ही बात करते हैं, पूछते हैं। सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा, वैसे आप जब अभी आए थे ना, मैंने डर के थोड़ा सा ऐसे हो गई क्योंकि वो इतनी माशाल्लाह से इतनी आपने बॉडी अभी तक मेंटेन की भी और करते हैं, तो क्या क्या कुछ करते हैं इसके लिए? इसके लिए देखें, एक वो कोटेशन है कि इट्स इजी टू बी अ चैम्पियन, लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत सबसे ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट है। और जैसे कि आपको भी पता है कि आजकल वैसे कोविड एक बहुत ज़्यादा इशू है सब लोगों के साथ भी, और लेकिन ये हम लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट ऐसे है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आप हैं या जिम आप वर्कआउट करते हैं, तो अल्लाह की तरफ से नेचुरली आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा जो है वो बूस्ट हो जाता है, तो आपको इससे जो है फ़ाइट करने में बहुत आसानी होती है। तो इसमें अब आप ये कह सकते हैं कि एक शौक़, उसके बाद अपनी हेल्थ के लिए अब डबल मेहनत करनी पड़ती है कि एटलीस्ट अपना इम्यून सिस्टम जो है उसको बेटर रखें हम लोग। और जितना ज़्यादा अच्छी तरह से वर्कआउट करेंगे, हेल्दी डाइट खाएंगे, तो अगर वर्कआउट नहीं करेंगे, आप किसी भी किस्म की एक्टिविटी नहीं करेंगे, आप डाइट में भी कॉन्शियस नहीं होंगे। आप कहेंगे चलें ठीक है जो भी आ रहा है खाते रहते हैं हम लोग, लेकिन क्या खुराक जो है, और आप चूँकि सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, खुद क्या खाते हैं वो भी बताइएगा, और क्या खाना चाहिए? जो लड़के, बहुत बच्चों को शौक़ होता है मसल एंड बॉडी बिल्डिंग का, लेकिन वो फिर उसमें स्टीरॉइड्स और बहुत सारी गलत चीज़ों को भी यूज़ करते हैं, बहुत सारे मतलब ऐसे तरीके इस्तेमाल करते हैं जो उनके लिए नुकसानदेह भी, उनको पता ही नहीं होता। बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो ये आजकल हम लोगों की कंट्री का सबसे ज़्यादा जो है अनफॉर्चुनेटली बिग इशू है इस फील्ड में, कि अगर आप जिम या कोई भी बंदा आप देखते हैं थोड़ा सा बिल्डअप है, तो फर्स्ट माइंड में जो क्वेश्चन क्लिक करता है वो करता है स्टीरॉइड। ठीक है, आप मैं पर्सनली मुझे फ्लू था, फीवर था, सीज़न चेंज हो रहा है, तो मैं डॉक्टर पे था, तो वो मुझे इंजेक्शन लगा रहे थे एंटीबायोटिक का,
तो एक अंकल सामने बैठे थे, तो वो मुझे क्या कह रहे हैं, बेटा बॉडी वाले इंजेक्शन लगाना बंद कर। तो मैं उनकी शक्ल देख रहा था, मैं कहा अंकल 103 फीवर है और गला मेरा आप देख लें, तो आप मुझे कह रहे हैं कि मैं इसमें आके यहाँ पे टीके लगवाऊँगा। यानी कि कॉन्सेप्ट ये बन गया है। अगर आप दूसरी तरफ से देखें तो सब कुछ जो डिपेंड करता है वो हमारी डाइट पे है। 100%। लोग कहते हैं 70 और 30, मैं कहता हूँ 100% आपकी डाइट पे जो है वो हर चीज़ जो है वो डिपेंड करती है। आपकी डाइट अच्छी है, आप अगर वर्कआउट उतना नहीं कर पा रहे, आपकी बिजी शेड्यूल है, जैसे आप हैं, आपका मॉर्निंग में कभी आ गया, कभी इवनिंग में आ गया, कभी नाइट में आपकी शिफ्ट चली गई, तो हम एक मेंटेन नहीं कर पाते उसको कि जिम का एक टाइम नहीं रख पाते, तो कई बार ऑफ भी करना पड़ जाता है। लेकिन अगर आपकी डाइट अच्छी है, आप अपने आप को डाइट में अपने मेंटेन रखा हुआ है। अच्छी क्या है डाइट? अच्छी क्या? देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यहाँ पे ये भी एक आपको जो है हम लोगों के माइंड्स में चलता है कि अब यार वो बंदा है, वो बन गया है, तो वो क्या खाता है। हमने ये नहीं देखना कि वो क्या खाता है, उसकी डाइट क्या है। हमने ये देखना है कि हम लोगों की फिज़ीक क्या है, हमारी डेली एक्टिविटीज़ क्या हैं, हम लोगों को क्या चीज़ चाहिए, हमें कितनी प्रोटीन चाहिए, कितने कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, कितने कैलोरीज चाहिए। तो अच्छी डाइट का मतलब ये है कि हेल्दी फूड, उसमें आप चिकन ले सकते हैं, उसमें आप फ़िश ले सकते हैं, उसमें आप बीफ, मटन, इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। वेजिटेबल्स आप जितनी मर्ज़ी खा सकते हैं। उसके बाद आप जो कह लें कि फ़्रेश जूस, डब्बे वाले नहीं, आजकल किसी को कहें ना आप जूस पी लें तो वो नेस्ले के जूस जाके पीना शुरू कर देते हैं। आपने फ़्रेश जूस पिए, आजकल ग्रेप फ्रूट का सीज़न है और वो एक बेस्ट चीज़ है हम लोगों के लिए। आपके कोलेस्ट्रॉल को भी अच्छा रखता है, आपकी बॉडी के अंदर से एक्स्ट्रा फैट को भी लूज़ करता है, शुगर लेवल भी मेंटेन रखता है आपका। तो जो फ्रूट्स हैं उनकी तरफ फोकस करें, फ्रेश जूसेस की तरफ हम लोग आएँ। और जो डाइट में है, हेल्दी डाइट में आप कुछ भी खा सकते हैं, वो फ़िश है, वो चिकन है, वो बीफ है, वो मटन है, लेकिन इतना एक्सीड नहीं कि वो आपको ब्लड प्रेशर या कोई और चीज़ का इशू दे दे। सलमान, आप 11 दफ़ा 11 टाइम्स जो हैं नेशनल चैम्पियन रहे और मुख्तलिफ जो आपके पास गोल्ड मेडल्स हैं या अवार्ड्स हैं वो 30-35 के करीब हैं, तो कैसा सफ़र आपका रहा? और जब आप अमेरिका गए थे मसलमानिया के लिए, तो वो ज़रा हमारे साथ शेयर। सर ऐसे है कि पहले तो नेशनल लेवल पे compete करना शुरू किया था और वो एक शौक़ भी था और थोड़ा सा ये था कि अपना फ़ी, आपको पता है एज ए स्पोर्ट्समैन आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आपकी फ़ी एग्जाम्प्ट हो जाती है। वो आपको एक बहुत अच्छा मेरा बूस्टअप था। मैंने लाहौर बोर्ड से स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ में ये मेरे साथ सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि मैं कोई कंपटीशन लूज़ नहीं किया, जीतता रहा। और वो एक नशा सा, आपको पता है एडिक्शन जो है जीत की। थैंक यू वेरी मच। हमजा ये समझते थे कि सिर्फ यही इतने जीनियस हैं कि ये इन्होंने कभी लूज़ नहीं किया। शुक्रिया आपका बताने के लिए कि दुनिया में और भी लोग हैं। तो वो एक आपकी एक हैबिट थी। उसके अलावा फिर ये था कि कंपटीशन जो बॉडी बिल्डिंग के मेन वर्ल्ड यूनिवर्स के होते हैं वो यूएसए में ही होते हैं। तो वो एक अपॉर्चुनिटी मिली जब यहाँ से एजुकेशन भी कंप्लीट कर ली, लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान तक खेल लिया, नेशनल चैम्पियनशिप जीत ली, इंटर डिपार्टमेंट जीत लिया, इंटर यूनिट जीत लिया। तो उसके बाद वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली, वहाँ पे गया। और मैं आपको ये बताऊँ कि मैं खाली 2015 में ओवरऑल वर्ल्ड नहीं जीता। 2014 में मैं यूनिवर्स में सिल्वर मेडलिस्ट था। 2016 में मैं वर्ल्ड प्रोफेशनल में आई एम द ओनली पर्सन इन पाकिस्तान जिसके पास प्रो कार्ड है एज ए प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर। तो उसके कंपटीशन कम्पीट किए, उसमें गोल्ड मेडल जीता 16, 17, 18 स्ट्रेट। और उसके बाद वर्ल्ड क्लासिक बॉडी बिल्डिंग और फिज़ीक में मैं ओवरऑल वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन पे हूँ, रनर अप था मैं। और उसके बाद कोविड आ गया तो अभी कंपटीशंस हैं ही नहीं। अच्छा माशाल्लाह। एक मिनट हमजा, मतलब आप सारे वो वाले सवाल कर जाए, मैं मुझे थोड़ा सा ना नहीं आप मैं वहाँ पे देख रही हूँ, अगर आप माइंड नहीं करें तो वो थोड़ा सा पंप अप करके यहाँ दिखा देंगे। ये नहीं कर सकते ऐसे, मतलब आप जब तुम अपना हो नहीं कर सकते? नहीं ऐसा सीन नहीं है। ये वो मोस्टली ये मूवीज़ वगैरह में वो करते हैं कि पंप अप करके, तो ऐसे होता है। हम जो हैं बेसिकली वो पब्लिकली, सबको अल्लाह का शुक्र है हमारे मुल्क में इतना प्यार, इतनी इज़्ज़त मिली है मुझे कि मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा मुँह कि मेरे जितने अकाउंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑफिशियल्स हैं। और फिटनेस इंडस्ट्री में हमारे पाकिस्तान का किसी और का कोई अकाउंट जो है
वो अभी तक ऑफिशियल नहीं है विद ब्लू टिक्स। अच्छा। तो ये उनका प्यार है, ये उनकी मोहब्बत है, उनको पता है कि मैं क्या हूँ। और जो मुझे नहीं मालूम है इस बिल्कुल इंडस्ट्री का, लेकिन मुझे पता है कि कोई मेजरमेंट भी की जाती है क्या? नहीं, इसमें मेजरमेंट्स नहीं होते। हाँ जी, बॉडी बिल्डिंग में मेजरमेंट्स नहीं होती। ठीक है। इसमें बेसिकली आपकी पूरी बॉडी को ओवरऑल देखा जाता है, आपका बैलेंस, लाइक अपर बॉडी और लोअर बॉडी, जिसमें लेग्स और अपर बॉडीज आ जाती हैं, फिर उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, आपका शो पोज होता है, आपने अपने बॉडी के हर पार्ट को डिस्प्ले करना है और आप कितनी खूबसूरती से करते हैं, मेन मैटर वो है। ठीक है कि आप स्टेज पे क्या शो करते हैं, रिप्रेजेंट क्या करते हैं। तो अब आप ट्रेनिंग भी दे रहे हैं लोगों को? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ और अभी जो कोविड के हवाले से एक मिनट मेरी तरफ फरा, आप ऐसे मत देखिए। नहीं, हमजा, मैं हमजा को देख रही हूँ कि हमजा मुझे वो देख रहे हैं इस तरह से कि क्या इसको क्या हो गया। ये कोविड की वजह से अभी जो है पाकिस्तान नेशनल एकेडमी साइकिलिंग एकेडमी के साथ हम लोग मिलकर एक बूट कैंप स्टार्ट कर रहे हैं क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में। वो सब के लिए, लाइक जो बंदा 7 साल का है और उसके बाद बेशक वो 60 का है, 70 का है, 80 का है, और ये बेसिक ये फिटनेस बूट कैंप है। ओवरवेटेड जो लोग हैं उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अपना वेट लूज़ करने के लिए। आजकल जिनको एंजाइटीज़, डिप्रेशंस हैं, उन लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि उसको थोड़ा सा रिफ़्रेश करें। हम हर बंदे के लिए बिल्कुल ऑर्गेनिक और डाइट, कोई किसी किस्म का सप्लीमेंट नहीं, किसी किस्म की फ़ैट बर्निंग नहीं, ठीक है। ये 36 डेज़ में हम लोगों ने उनको टोटली एक किस्म का आप कह लें कि हेल्दी और एक्टिव करना है। अच्छा, 2 चीज़ों के बारे में बता दीजिए। नंबर 1, वो दुबले पतले, टीन एज में हर लड़का ज़ाहिर है दुबला पतला होता है और उसको उसका दिल चाहता है कि वो एकदम से वो जो है ना बॉडी बिल्डिंग में आ जाए। सजेस्ट करें जो घर में ऐसे बच्चे हैं वो क्या खाएं और कैसे वो मतलब कौन सी एक्सरसाइजेस करें ताकि वो एक अच्छी बॉडी मुतनासिब जिस्म के मालिक बन सके। देखें, अभी आपने कहा कि दुबले पतले से जो लड़के टीनेजर बच्चे हैं, अब जो टीनेजर बच्चे हैं उनके लिए तो ये ज़िंदगी की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि सब कुछ खाएं, ठीक है। किसी चीज़ को ना नहीं करें, मिल्क शेक पिएँ, दलिया यूज़ करें। देखिए, जितना नेचुरल करेंगे, जितना नेचुरल बिल्डअप करेंगे, आपके इन फ्यूचर वो आपको उतना काम देगा। आप अगर जिम जाते हैं तो ये लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि हम 2 घंटे वर्कआउट करेंगे तो मेरे ख्याल से कोई बॉडी बहुत ज़्यादा बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। आपने ये देखना है कि आपकी डेली बेस की डाइट क्या है। अगर आप गेन करने की तरफ आ रहे हैं तो आपको एटलीस्ट अपने बॉडी के अंदर 2700 कैलोरीज को रखना है रात तक। अगर आप 4000 3500 यूज़ करेंगे तो उसको यूटिलाइज करेंगे जिम में 700-800, तो 2700 आपके पास बचेंगे। अगर आप डाइट कुछ नहीं ले रहे और जिम जाके 3-3 घंटे वर्कआउट कर रहे हैं तो वो तो आपके लिए एक किस्म की डेफिशिएंसी है कि आपकी बॉडी के अंदर से वो सब कुछ जो ऑलरेडी अंदर रिजर्व आपकी एनर्जी है, रिजर्व फैट है, मिनरल्स हैं, उनको यूटिलाइज कर लेता है। आपकी बॉडी वहाँ पे स्ट्रक होना शुरू हो जाती है और फिर 3 साल बाद हम कहते हैं यार 1 इंच का भी फ़र्क नहीं पड़ा। बिल्कुल ठीक। तो वो कैसे आएगा? इसमें यह है कि आप डाइट मैक्सिमम लें, मिल्क शेक लें, दूध पिएं, अपना जो है बीफ के खाएं, कीमा यूज़ करें, ठीक है। और वर्कआउट अपना 20 से 25 मिनट्स, लेकिन वो वर्कआउट हो हैवी वेट के साथ। अच्छा। हैवी वर्कआउट करें 12 to 10 reps और दैट्स इट। ये नहीं कि 3-3 घंटे जिम में लगे हुए हैं। ठीक हो गया। सलमान, आप थोड़े से हुकूमत से भी नाराज़ थे कि अगर हुकूमत कुछ सरपरस्ती करती, वैसे तो ये कितना मुश्किल और कितना महंगा ये खेल है, अगर इसको खेल के तौर पर हम कहें, कितना मुश्किल कितना महंगा है। जैसे डाइट को कंट्रोल करना है और फिर हुकूमत ने सरपरस्ती नहीं की। अगर सरपरस्ती करती तो आप मज़ीद जो थे अवार्ड्स जीत सकते थे पाकिस्तान के लिए। क्या हुआ, जब आए तो किसी ने कॉन्टेक्ट ही नहीं किया? देखें सर, इसमें सबसे पहले बात यही आती है कि गवर्नमेंट हमें मैक्सिमम एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर सकती है ना। हम लोगों के पास यहाँ पे कुछ सप्लीमेंट कंपनीज नहीं हैं, हम लोगों के पास कोई स्पोर्ट्स मैगजीन्स नहीं है ऐसी कि जो आपके जो फिटनेस एथलीट्स हैं उन लोगों के लिए कोई यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हों। कोई ऐसा यानी कि प्लेटफॉर्म नहीं है हम लोगों के पास। स्पोर्ट्स वेयर्स के जो लोग हैं वो भी इंपोर्ट करते हैं, तो वो कहते हैं यार हम इंपोर्ट में लगे हुए हैं, हम यहाँ पे क्यों किस किस्म का जो है मार्केटिंग करें। तो सब कुछ देखने के बाद हमें नज़र आती है एक गवर्नमेंट और जो हमारे इदारे हैं स्पोर्ट्स के वो लोग हमें कोई प्लेटफॉर्म जो है वो मुहैया करें। अगर ऐसे है हम साल में 1 कंपटीशन खेलते हैं, अगर वैसे हमें वो प्लेटफॉर्म दें तो हम तो साल में 10-10, 15-15 कंपटीशन खेलने के लिए चले जाएं। लेकिन हम लोगों के पास इश्यूज़ ये है कि फेडरेशंस बहुत ज़्यादा बन गई हैं और किसी को पता ही नहीं है किस फेडरेशन की तरफ से कम्पीट करें। फिर इंटरनेशनली जब जाने की बारी आती है
तो कहाँ पे जाना है, किस पे जाना है, एनओसी कौन देगा। और उसके बाद जब आती है बात कि जी आप जीत गए, तो जीतने के बाद आपको है कि बस हेलो हेलो बाय बाय। बिल्कुल। एज सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हमजा आपसे बात कर रहे हैं कि आप मतलब आपका जो टाइटल है माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए विन किया हुआ, लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूँ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट में। मुझे बताइएगा जो बच्चे ओबीस हैं, मोटे हैं, और वो वेट लूज़ करना चाहते हैं, शेप अप होना चाहते हैं, उनके लिए भी सजेस्ट कर दें क्या? उनके लिए भी सजेशंस यही हैं कि वो भी डाइट खाएं, फाकों पे ना आएँ। मैं मोस्टली ये मेरे जितने क्लाइंट्स हैं, मेरे ऑनलाइन बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वैसे मैं उन लोगों को एक ही बात बोलता हूँ कि यार ये कोई बात नहीं है, सुबह नाश्ते में एक अंडा खाया, ब्लैक कॉफ़ी पी ली, तो रात को खाना खाया, ये आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, सलमान ने खुद जज किया, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। फरा मैंने नाम नहीं लिया, बिल्कुल ये फरा की बात कर रहे हैं। नहीं, ये देखिए, ये कॉन्सेप्ट है हम लोगों का ना कि हम फाकों पे आ जाते हैं, फिर ऐसा होता है कि फॉर द टाइमिंग हम लोगों को रिज़ल्ट ये मिलता है कि हम अंदर से इंटरनली भी वीक होते हैं। हम लोग सोचते हैं हम पतले हो रहे हैं, लेकिन वो पतला नहीं होता है, वो हम लोग वीकनेस में आ जाते हैं। फिर जिस टाइम पे आप अपनी डाइट नॉर्मल रूटीन में की नहीं आपने एक वीक, आप एकदम बूम, जो आपने वेट 2 माह में लूज़ किया है, 3 माह में, वो 1 वीक के अंदर उससे डबल हो जाता है। फिर हम लोग इसका भी जो जिम्मा है ना वो डाल देते हैं डाइट पे और ट्रेनिंग पे कि जनाब ये क्या बात हुई, या एक हफ्ते की डाइट खोली है तो ऐसे हो गया। आपने अपनी डाइट का ख्याल ही नहीं रखा, मिनरल्स आपके पूरे नहीं हैं, विटामिन आपके पूरे नहीं हैं, कार्ब्स आप नहीं ले रहे। फिर अगर आप कार्ब्स नहीं लेंगे, और जो मोटे बच्चे हैं उनका इशू ये भी आ जाता है, उनकी स्किन लूज़ हो जाती है। फीमेल्स में अक्सर ये, मेरे पास जितनी क्लाइंट्स हैं उनका ये इशू है कि वो फाके करके जब आ जाती हैं, लूज़ कर लेती हैं, बॉडी टोटली डी शेप है, आर्म्स उनके इतने लूज़ हो गए हैं कि वो कहती हैं कि ये क्या है, इसको अब क्या करें, इसको हार्ड कर लेते हैं। लाइक वो इसीलिए होता है कि आपकी कैल्शियम पूरी नहीं होती, आप विटामिन्स को नहीं देखते, आप मिनरल्स को नहीं देखते। ठीक है, आपको कोई ऐसी खातून बैठ के देख रही हैं जो कि जिम नहीं जाती हैं, तो मुझे बता दीजिएगा, जैसे आपने कहा कि आर्म्स को टोन अप करने की बैठे बैठे कोई ऐसी 2-3 स्टेप्स जो कि वो फॉलो कर सकें, एक आध कोई स्टेप। देखिए, आर्म्स को अगर जो घर में खातून बैठी हैं, जो हाउस वाइफ हैं, उनका तो मोस्टली घर में वर्कआउट अपने आप ही हो जाता है। वो रोटी पका रही हैं, वो अपना घर का डस्टिंग कर रही हैं, वो वर्कआउट उनका अपने आप हो जाता है। उनके लिए जो चीज़ है वो ये है कि अपनी डाइट को बहुत अच्छी तरह से फोकस करें। ठीक है, डाइट में ये है कि मॉर्निंग में आप उठते हैं, ग्रीन टी लें, फिर आप सैलड लें, फिर आप अपना फ्रेश जूस जो है उसकी तरफ आएँ। ऑल्टरनेट डेज में अपनी जो डाइट है ना उसके अंदर ऑप्शंस रखें। ठीक हो गया सलमान, थैंक यू सो मच सलमान। और फरा अब ऐसा नहीं करेंगी, फरा ऐसा नहीं करेंगी, सुबह 2 अंडे लिए और फिर रात को जाके कॉफ़ी ली। अब फरा ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। मतलब है कि बैमी खामखा हमजा हम एक कंपटीशन लगा लेते हैं और देखते हैं कि कौन ज़्यादा और कौन हेल्दी डाइट लेता है। और यकीन करें हमजा बहुत पीछे हुए उसमें, हमजा को मालूम ही नहीं है। बिल्कुल मुझे मालूम ही नहीं है, इसीलिए न्यूट्रिशनिस्ट में ना ज़रा ये ज़्यादा रहती है कि मुझे कॉन्शियस है, मुझे पता लगता है। और होना चाहिए ना आपको, अगर आप यू हैव टू मेंटेन योरसेल्फ, तो हमजा आपको कॉन्शियस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू सर्वाइव। बिल्कुल, सलमान ने जो हमारे साथ शेयर किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम सबको फॉलो करना चाहिए। और दूसरी चीज़, जो हमारे पाकिस्तान का टैलेंट है उसको प्रमोट करना चाहिए, हुकूमत को सरपरस्ती करनी चाहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। फरा, अच्छी न्यूज़ ये है कि बूम बूम शाहिद आफरीदी की शादी हुए 20 साल मुकम्मल हो गए हैं और ये एनिवर्सरी का वो केक काट रहे हैं, 20वीं एनिवर्सरी है। और जो बूम बूम शाहिद आफरीदी हैं भाभी के साथ मौजूद है और आगे जो केक है उसके ऊपर लिखा हुआ है आई लव यू। बड़ी है ना, उन्होंने एक रोमांटिक सी जो है ये सालगिरह सेलिब्रेट किया। ये बड़ा पॉजिटिव एग्जाम्पल है कि जब आप अपनी बीवी के साथ और अपनी एक कामयाब हैप्पी मैरिड लाइफ को चेरिश करते हैं। एक होता है कि होती तो सभी की है, बहुत सारे लोगों की होती है, लेकिन उसके बारे में माजरत खाना रवैया पता नहीं क्यों हमारा रहता है, हाँ जी
और आप देखिए, हाँ जी 20 साल हो गए, मतलब कैसे नहीं, मतलब खुशी से जी 20 साल हो गए। अच्छा, और अक्सर पूछा जाए ना तो हमारे यहाँ पूछते कैसे हैं, बाल बच्चे ठीक हैं? यानी आप सीधा पूछ लें भाभी ठीक है, बच्चे ठीक है, यानी भाभी का नाम नहीं आता, बाल बच्चों का नाम जो है वो आता है। कितनी का आपने एनिवर्सरीज हैं वो इतनी धूमधाम से सेलिब्रेट की हैं और इतना बड़ा बुके आपने भाभी को दिया हो और ऐसा केक जिसके ऊपर आई लव यू लिखा हो काटा हो? बिल्कुल, मेरा तो भी एनिवर्सरी आएगी तो इंशाल्लाह फिर देखेंगे, अल्लाह करे कि तमाम जो लोग हैं वो इसी तरीके से सेट किया करें और जिस तरह से शाहिद आफरीदी ने किया। और शाहिद भाई की एक बहुत अच्छी बात फरा ये भी है कि जब उनकी बेटी की पैदाइश भी पीछे हुई थी तो उन्होंने वो जो तस्वीर लगाई थी उसको भी बहुत अप्रिशिएट किया गया था। बेटियों को भी बड़ा इंकरेज करते हैं और बड़ा सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग जिनमें वसीम अकरम भी शामिल हैं, ये सब वो पॉजिटिव रोल मॉडल्स हैं जो हमें बताते हैं कि ज़िंदगी में किस तरह से अपने पार्टनर को और उसके साथ साथ अपनी बेटियों को शामिल रखना है ताकि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। बिल्कुल, और मोहब्बत बांटिए और दूसरों को मोहब्बत से नवाजिए। हम दोनों को इजाज़त दीजिए। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफ़िज़।